Evening. Today we are discuss about ulcerative colitis. अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्या है और स्पेशली चिल्ड्रंस में ये डिजीज़ कंडीशन किस तरीके से बनती है और किस तरीके से इसका जो है मैनेजमेंट किया जाता है। फर्स्ट थिंग, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे वर्डिंग से समझ में आ रहा है, अल्सरेशन। अल्सरेटिव का मतलब अल्सरेशन, अल्सर फॉर्मेशन हो जाना, और कोलाइटिस का मतलब कोलोन। अब कोलोन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। नाम सुना होगा आपने, सिग्मोइड कोलोन, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। तो वो जो है डिजीज़ कंडीशन का मतलब क्या है? कोलोन जो पार्ट हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाना या अल्सरेशन हो जाना। स्पेशली अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इंटरनल लेयर्स होती है कोलोन्स की, उनमें अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो उस कंडीशन की वजह से जो बाउल एंड ब्लैडर के फंक्शंस हैं, बाउल एंड ब्लैडर नाम सुना होगा आपने भाई, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो है सीधा सीधा जो पार्ट जो जुड़ता है वो रेक्टम से जुड़ता है। तो जो है लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में जो इन्फ्लामेशन अगर लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन्स में होता है, तो जो बाउल एंड ब्लैडर फंक्शन है, मतलब जो बाउल फंक्शंस है, बाउल फंक्शंस का मतलब जो डेफिकेशन करना है, मतलब जो स्टूल को पास आउट करना है, वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में जो है अल्सर फॉर्मेशन हो जाएंगे। तो एक तरह से इरिटेशन होगा जो इंटरनल लेयर्स है उनमें, और एब्डोमिनल कैविटी में है तो स्पेशली जो कोलोनिक पार्ट है उनमें इरिटेशन होगा। इसके अलावा क्रैम्प्स रहेंगे। तो वो कंडीशन इसमें बनती है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में। अब इसका कारण क्या है? तो वैसे तो इसके जो रिसर्च हुई है जिनमें ये पता नहीं लगा पाए कि ये किस कारण से हो रहा है। फिर भी स्पेशली जो है जो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, एबनॉर्मलिटीज़ है, उनकी वजह से ये कंडीशंस बन सकती है। और इस कुछ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है जैसे स्ट्रेस है, टेंशन है, इन कंडीशंस में भी ये डिजीज़ कंडीशन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। वैसे स्पेशली कोई इसका कोई कारण नहीं है, बट जो एबनॉर्मलिटीज़ है कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, उनकी वजह से हो सकती है। और दूसरी चीज़ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस है, टेंशन्स हैं, उनकी वजह से ये कंडीशंस बनने के चांसेस होते हैं। अब आ जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। तो स्पेशली इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, बॉडी का है, तो उसका जो इरिटेशन है, बाउल मूवमेंट का इरिटेशन होगा। इसके अलावा अगर इन्फ्लामेशन हुआ है, इरिटेशन हुआ है, तो जो स्टूल है वो स्मूथली पास आउट होना शुरू हो जाएगा, फ्रिक्वेंटली हो जाएगा। तो डायरिया वाली कंडीशंस इसमें बन सकती है। इसके अलावा स्टूल की अर्जेंसी रहेगी। सीवियर कंडीशन में अगर देखें तो क्योंकि जो इंटरनल लेयर्स है, म्यूकस लेयर या सब म्यूकोसल लेयर, वो अगर डैमेज होती है तो उनमें क्या है, ब्लड आना शुरू हो जाएगा। और ब्लड के साथ जो स्टूल पास आउट होगा तो ब्लडी डायरिया वाली कंडीशंस इसमें बन जाती है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा अगर ब्लड ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो एनीमिक वाली पेशेंट एनीमिक हो सकता है। अर्थराइटिस वाली कंडीशंस इसमें बन सकती है, मतलब पेशेंट को अर्थराइटिस हो सकता है। इसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प्स रहेंगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन रहेगा, जो वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, वेट लॉस वाली कंडीशंस इसमें बन सकती है, बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। क्योंकि वो जो भी फूड लेगा वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होगा या एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो वो डायरिया वाली कंडीशन की वजह से वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी डायग्नोसिस। इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये डिजीज़ कंडीशन हुई है? सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं चाइल्ड की। हिस्ट्री में पहले कोई ऐसी कंडीशंस तो नहीं थी जिसकी वजह से ये डिजीज़ कंडीशन बनी हो। हिस्ट्री में पेरेंटल हिस्ट्री चाइल्ड की, इसके अलावा सोशो इकोनॉमिकल, न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें हम लेते हैं। इसके बाद हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं एब्डोमिनल कैविटी का। उसमें जो है पेन वाली कंडीशन हमें अगर दिखती है या इरिटेशन वो वाली कंडीशन दिखती है, तो उस कंडीशन को हम एक बार फिज़िकली
देखते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके ब्लड इन्वेस्टिगेशन पे। तो WBC और RBC इनका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। WBC बढ़ी हुई है, इन्फेक्शन है, तो वो कंडीशन देखी जाती है। इसके अलावा RBC में हीमोग्लोबिन लेवल अगर कम है, हीमोग्लोबिन लेवल, तो उस कंडीशन की वजह से मतलब एनीमिक वाली कंडीशन हमें दिख सकती है, हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं एब्डोमिनल कैविटी की, एक चेस्ट जो एब्डोमिनल कैविटी का एक्सरे करवाया जा सकता है। इसके अलावा सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और प्रोक्टोस्कोपी। प्रोक्टोस्कोप होता है एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू जो है रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है। जो लास्ट पार्ट होता है कोलोन का, उसको हम प्रोक्टोस्कोप है उसको थ्रू देख सकते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट है उसकी म्यूकस की बायोप्सी करवाई जा सकती है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है बेरियम एनीमा, जिसमें कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन वाली कंडीशन या कोई अल्सर फॉर्मेशन है, वो बेरियम एनीमा के थ्रू दिख जाते हैं। जब एक्सरे करवाया जाता है बेरियम एनीमा देख के, तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक दिख जाते हैं। ये हुए इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके मैनेजमेंट पे। मैनेज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो है मेडिकल मैनेजमेंट में हम जो स्टेरॉयडल ड्रग्स है, स्पेशली जो पेन रिलीव के लिए दी जाती है एनाल्जेसिक्स, वो मेडिसिन हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी, अगर कोई इन्फेक्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक थेरेपी हम चालू कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें स्पेशली जो है अल्सर फॉर्मेशन हुए हैं, डायरिया वाली कंडीशन है, तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें हाई कैलोरीज डाइट दी जाती है और लो रेसिडुअल डाइट दी जाती है। इसमें फैट फ्री डाइट मानते हैं, वो डाइट दी जाती है। इसके अलावा फ्लूइड जो है वो फ्लूइड हाई क्वांटिटी में दिया जाता है। विटामिन्स, प्रोटीन और मिनरल्स ये हाई क्वांटिटी में होना चाहिए, जिससे कि जो पेशेंट है उसको सारी चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड है डेली न्यूट्रिशन के लिए, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट को जो है सोडियम जो है लो सोडियम डाइट दी जाती है इस कंडीशन में। इसके अलावा जो पेशेंट है उसको ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं, स्पेशली क्योंकि जो पेन हुआ है या जो क्योंकि पेशेंट को क्या स्लीपलेसनेस हो जाती है इस कंडीशन में, तो वो ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट की साइकोथेरेपी मेंटेन की जाती है। साइकोथेरेपी के थ्रू मतलब साइकोलॉजिकल सपोर्ट के थ्रू या डाइवर्जन थेरेपी के थ्रू जो चाइल्ड है उसको डाइवर्ट किया जाता है, उसका माइंड उसकी जो कंडीशन है उसके लिए। इसके बाद उसका रेगुलर वेट जो है मॉनिटर किया जाता है, हाइट मॉनिटर की जाती है। इसके अलावा जो चाइल्ड है उसके फॉलोअप केयर की जाती है, जैसे पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। इसके अलावा पेरेंट्स को हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताया जाता है, डिजीज़ कंडीशन के बारे में बताया जाता है कि कैसे होती है और किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है, प्रिवेंशन के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा अगर सर्जरी रिक्वायर्ड है तो कोलोस्टोमी की जा सकती है, अगर जिस पार्ट में अगर बिल्कुल ही इन्फ्लामेटरी कंडीशन हैवी होगी या अल्सर्स जो है वो स्केरिंग वाली कंडीशन बन जाती है, स्कैर्ड हो गए, तो उस कंडीशन में जो है नेक्रोसिस और स्कैर्ड वाली कंडीशन में जो कोलोस्टोमी है, जो भी पार्ट है जो कोलोन का, उसको रिमूव किया जाता है सर्जिकली रिमूवल के थ्रू, और उसमें प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट जो है पेशेंट का किया जाता है। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन रेगुलरली मेंटेन की जाती है। थैंक यू।